नितिन ऑफिस से दोपहर में घर खाना खाने आया और उसकी नज़र सामने वाले घर पर गई। वो घर करीब साल भर से बंद था। उस घर के मकान मालिक पहले रहते थे यहाँ। उनके 2 बच्चे थे। दोनों लगभग नितिन की उम्र के थे, लेकिन करीब 1 साल पहले वो अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। तब से ये घर खाली पड़ा था। नितिन ने 4 साल पहले बंगलौर के एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया था और 1 साल नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस करने का विचार किया। अपने एक दोस्त विनय के साथ मिलकर ये कंपनी किड्स फैशन शुरू की। दोनों दोस्तों ने एमबीए भी साथ किया था और अब पार्टनरशिप में कंपनी खोली है। नितिन ने खुद अपनी मेहनत से बच्चों के कपड़े बनाने की ये छोटी सी कंपनी शुरू की है, जो धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बना रही है और ग्रोथ कर रही है। उसके घर में मम्मी मोना शाह, पापा मनीष शाह, दादू प्रकाश शाह और एक छोटी बहन रुचि शाह है। उसके पापा एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अब नितिन उनको अपने साथ अपनी कंपनी में लगाना चाहता है। पापा के रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं, इसलिए वो नौकरी के साथ नितिन को भी बिजनेस में मदद करते हैं। माँ मोना हाउसवाइफ हैं और रुचि अभी कॉलेज में है। वो इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में है। दादी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो गया है। दादू रिटायर हो गए हैं। वो अपनी उम्र के दोस्तों के साथ सुबह योगा और शाम को उनके साथ पार्क में गपशप करते हैं। दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल फैमिली है। आज नितिन एक फ़ाइल लेने दोपहर में घर आया है और सोचा आज लंच घर पर ही करता हूँ, माँ के हाथ का बना हुआ। रोज़ तो कैंटीन का ही खाना पड़ता है। वो अक्सर डिनर सबके साथ करता है, लेकिन कई बार वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है, तो डिनर भी सबके साथ नहीं कर पाता है। नया नया बिजनेस है, तो भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। आज इस सामने वाले घर के आगे ट्रक खड़ा है, उसमें से सामान उतर रहा है और कुछ लोग घर में भी खड़े हैं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई, जो एक संदूक उतार रही थी और उसके हाथ में वो संदूक लड़खड़ा रहा था। गिरा गिरा, अब गिरा नहीं गिरा। नितिन संदूक के झुकाव को देखकर खुद ही बड़बड़ा रहा है। संदूक गिर ही गया। मोहतरमा, ये मज़दूर 100 पीस के लिए बुलाए हैं क्या? उनको उनका काम करने दो, आप क्यों तकलीफ़ कर रही हो? नितिन उस लड़की से बोला, जो वो संदूक को उठाने की कोशिश कर रही थी। जी, आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इस हवा से कह रहा हूँ, शायद सुन ले। जी? क्या जी जी लगा रखी है? मैं आप ही से कह रहा हूँ, यह संदूक मज़दूरों को उठाने दें, आपके बस का नहीं है। इसमें मेरी कुछ कीमती सामान है, जिसे मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती। आप कृपया मेरी मदद करेंगे इसे उठाकर अंदर रखने में? क्यों, हीरे मोती भर रखे हैं क्या इसमें? जी, उनसे भी कीमती सामान है इसमें। मदद तो मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? जी? हे भगवान! कहाँ फँस गया? इसकी सुई तो जी से आगे ही नहीं बढ़ रही है, जी पर ही अटक गई है। जी? कुछ नहीं, लाओ किधर रखना है ये संदूक? जी, इसे बस अब एक बार भी और जी नहीं। आपका ये जीव पुराण बंद करो और इसे उठवाने में मेरी मदद करो। हाँ, हाँ। नितिन उस लड़की के साथ मिलकर उस संदूक को अंदर घर में रख देता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घर के अंदर नितिन को एक अंकल आंटी मिलते हैं। नमस्ते बेटा, कहाँ रहते हो? जी, आपके सामने वाले घर में। नितिन के जी कहने पर वो लड़की उसे घूर कर देखने लगती है और नितिन उसके घूरने पर नज़रअंदाज कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर आकर माँ से बात करता है। माँ, सामने कोई रहने आए हैं क्या? हाँ, आज सुबह से सामान तो उतर रहा है। अभी बात नहीं हुई है मेरी उनसे। सोच रही हूँ चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ, क्योंकि अभी रसोई तो जमी नहीं उनकी और थक भी गए होंगे। वाह मेरी मदर इंडिया! सबकी चिंता ख़त्म हो गई हो तो कुछ अपने बेटे की भी चिंता कर लो। उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। नितिन प्यार से अपनी माँ के साइड से गले लगकर बोला। हाँ, तू हाथ मुँह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा कर रखती हूँ। माँ प्यार से उसके बालों पर हाथ घुमाकर बोली। माँ ने नितिन को खाना देकर खुद भी उसके साथ ही खाया। फिर वो थोड़ा चाय नाश्ता नौकर के साथ सामने वाले घर भी भिजवा दिया। नितिन भी खाना खाकर और अपनी फाइल लेकर ऑफिस निकल गया। नितिन ऑफिस आकर अपने काम में उलझ गया और सुबह की घटना भूल गया। नितिन की सेक्रेटरी रिनी नितिन को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो शादी करने तक का सफ़र करने में यकीन नहीं रखती है। नितिन रिनी को फाइल लेकर
अपने केबिन में बुलाता है। रिनी आज कहाँ पर मीटिंग्स है, उनके डिटेल दो और थोड़ा जल्दी। रिनी फाइल बताने के लिए नितिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहन आप थोड़ा दूर से बताएंगी तो भी मुझे सुनाई देगा। सर आप मुझे बहन ना बोला करिए, रिनी ही बोला करिए। बहन जी आप अपनी लिमिट में रहेंगी तो मुझे बहन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एचआर में इन्फॉर्म करो कि एक सीए उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू अरेंज करें। हमारे पुराने सीए नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने बेटे के साथ रहने जा रहे हैं। अब जाओ और काम पर लगो। रिनी मुँह बनाकर निकल जाती है। अपने आप को समझता क्या है, अच्छे अच्छे मुझसे बात करने को तरसते हैं, लेकिन हाय मेरा दिल इस घमंडी पर आ गया है। सोनिया सुनना, क्या मैं ख़राब दिखती हूँ, सुंदर नहीं दिखती हूँ क्या? रिनी अपनी दोस्त सोनिया से पूछती है। तू तो लाखों में एक है, क्यों क्या हो गया? अरे वो घमंडी मुझे बहन जी बोलता है, मुझ पर नज़र ही नहीं डालता। वो हमारे बॉस हैं, उनके बारे में ऐसे मत बोल। और वैसे भी वो ऑफिस स्टाफ के साथ प्रेम कहानियाँ चलाएंगे तो ऑफिस का माहौल कैसा हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे दिल का क्या करूं, वो उसके घुंघराले बालों में अटक गया है। तो अपने दिल से बोल, उन बालों से जुएं निकाल ले। नितिन एक बहुत ही हैंडसम बंदा है, घुंघराले घने बाल, ऊंचा कद, जिम में मेहनत से बना हुआ कसरती बदन, गोरा रंग और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। कॉलेज में भी लड़कियां उसके साथ दोस्ती करने को लालायित रहती, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और कोई ज़्यादा पास आने की कोशिश करती तो वो उसे बहन बोलकर दूर कर देता। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर नितिन शाम को घर जाता है। उसकी नज़र सामने वाले घर पर जाती है। वहाँ वो सुबह वाली लड़की को लॉन में बैठे देखता है। उसकी नज़रें कहीं शून्य में देख रही होती हैं। ऐसा लगता है वो कहीं विचारों में खोई है, आसपास का कुछ पता नहीं है उसे। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई है। उस उदासी में मासूमियत मिली है, एकदम मासूम चेहरा। नितिन एकटक उसे देखता रह जाता है। लंबी कमानदार भौहें, दूध में केसर घुला हो ऐसा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आ रहे हैं, गोल अंडाकार चेहरा और काली गहरी उदासी लिए हुए उसकी आंखें। उसके बाल उड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी गुम है कि उसे कुछ होश ही नहीं है। तभी उस लड़की को किसी की नज़रें अपने ऊपर होने का एहसास होता है और वो नितिन की तरफ देखती है। नितिन घबराकर नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। सोचता है, यह मुझे क्या हो गया है? ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से अपने आप को बचाया और ये क्या हो गया है? कभी किसी लड़की ने अपनी तरफ ऐसे आकर्षित नहीं किया। जय हनुमान! वो लड़की भी अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। ये जी मैडम तो कुछ ज़्यादा ही अपने में गुम रहती हैं। मुझे क्या? और अपने कंधे उचकाकर नितिन घर के अंदर चला जाता है। हाय भैया, हाय छोटी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम दौड़ रही है, अगले महीने एग्ज़ाम है, पास होने के आसार हैं या नहीं? दिन भर तो मोबाइल और दोस्तों में लगी रहती है, 2-2 घंटों तक दोस्तों से बात करती रहती है। भैया अपने जैसा समझा है क्या? दोस्तों से तो पढ़ाई की बातें करती हूँ। छोटी, ये जो तू मुझे समझा रही है ना, वो जब मैं कॉलेज में था तब माँ बाप को बहुत समझा चुका हूँ। कुछ नया बहाना ढूंढ। अरे तुम दोनों जब भी मिलते हो लड़ना शुरू हो जाते हो। माँ उन दोनों की बहस सुनकर कहती है। माँ भैया से बोलो, वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। चलो अब कोई बहस नहीं, अब खाना खाने बैठ जाओ। नितिन की नज़र खिड़की से सामने जाती है तो देखता है सुबह वाली लड़की अभी भी लॉन में बैठी है और शून्य में देख रही है। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो सबसे बेखबर होकर अपने ही ख्यालों में गुम कुछ सोच रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। नितिन और उसके पापा ऑफिस, दादू अपने एक दोस्त के यहाँ और रुचि अपने कॉलेज। मोना जी घर की साफ सफाई में लग गईं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वाली पड़ोसन खड़ी थी। उसको अंदर बुलाया। दोनों बातचीत में लग गईं और उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया। उनके परिवार में वो खुद सीमा जी, उनके पति अजय मिश्रा और उनकी बेटी काव्या है। मोना जी ने पूछा कि उनकी बेटी क्या करती है और उसे क्यों साथ नहीं लाई। तब सीमा जी ने उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ आकर भी चली गई हैं। वो कहीं आती जाती नहीं है
और ना ही किसी से मिलना पसंद करती है। ऐसा क्यों? मोना जी ने पूछा। तब सीमा जी ने काव्या के बारे में बताया। काव्या और उसके पति शशांक दोनों शादी से पहले एक ऑफिस में काम करते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। शशांक बहुत अच्छा लड़का था, व्यवहार का बहुत अच्छा था, संस्कारी और समझदार लड़का था, दिखने में भी बहुत अच्छा था। जब घर में काव्या की शादी की चर्चा चली और उसके लिए लड़के देखने लगे तो काव्या ने शशांक के बारे में बताया। उन लोगों में शशांक के बारे में खोजबीन करवाई। शशांक का परिवार उनकी तरह ही मध्यम वर्गीय था, छोटा सा परिवार था। शशांक के परिवार में उसके पापा सुशील वर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, एक बड़ा भाई जो शादीशुदा था, वो भी अच्छी नौकरी में था। उसकी माँ और भाभी हाउसवाइफ थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। उधर शशांक ने भी अपने घर में काव्या के बारे में बताया। वो लोग भी काव्या के परिवार से मिले, काव्या से मिले। उन सभी लोगों को शशांक और काव्या की जोड़ी एकदम सही लगी। वो सभी लोग एक दूसरे के परिवार से संतुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद काव्या के ससुराल में सभी लोग काव्या से बहुत प्यार करते थे। जेठ ने उसके जीवन में भाई की कमी पूरी कर दी थी। जेठानी तो उसकी सहेली और बड़ी बहन जैसी हो गई। सास ससुर भी उसे बेटी की तरह ही रखते। सास तो उसकी दूसरी माँ ही हो गई थी। शशांक एक बेहतर जीवन साथी साबित हुआ। दोनों साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही शाम को घर वापस आते। दोनों बहुत खुश थे। काव्या सुबह जितना हो सकता घर का काम कर जाती, बाकी काम उसकी सास और जेठानी संभाल लेती। शाम को वापस आती, जब तक भी उसकी सास और जेठानी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती। काव्या को सिर्फ रसोई साफ करने को रहता। काव्या बहुत खुश थी उसके घर में। वो सभी लोग भी काव्या से बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। ऐसा ही काव्या के साथ हुआ। उसकी खुशियों को भी नज़र लग गई। दुख ने उसके घर का दरवाज़ा देख लिया। देखते देखते काव्या के विवाह को 1 साल हो गया। समय गुजरते पता ही नहीं चला। काव्या की शादी को 1 साल हुआ तो उसके सास ससुर ने कहा कि पूरा परिवार इस अवसर पर गांव में कुल देवी के दर्शन कर आते हैं। इस बात पर उनका पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो गया। सबने साथ ले जाने का सारा सामान पैक किया। साथ ले जाने का खाने पीने का सामान भी पैक कर लिया। पूरा परिवार खुशी खुशी सुबह जल्दी गांव के लिए निकल गया। शाम तक वो लोग गांव पहुंच गए। वहां उसके ससुर के भाई और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। उसके ससुर का भी वहाँ घर था, जिसे उनके भाई ने साफ करवा कर रखा था। वो सभी लोग काव्या के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुए। शाम का खाना साथ में खाकर उस दिन उन लोगों ने आराम किया। अगले दिन सुबह उसके ससुर जी के भाई का परिवार और काव्या का परिवार सभी कुल देवी के दर्शन को गए। वहाँ सभी लोग दर्शन करते हैं, पंडित जी पूजा करवाते हैं। वो सभी को प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। काव्या को भी शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। पंडित जी, पुत्रीवती क्यों ना भव? शशांक पंडित जी के साथ मस्करी करता है। बेटा, पुत्र तो मोक्ष दिलाएगा, इसलिए पुत्रवती भव। तो क्या पुत्री नरक दिलाएगी? बेटा, ये आशीर्वाद तो सदियों से हमारे पुरखे देते आए हैं, तो हम भी दे रहे हैं। पंडित जी, अब थोड़ा मॉडर्न हो जाइए, आशीर्वाद को थोड़ा चेंज कर दीजिए। पति से झगड़ने के लिए लंबी जिंदगी हो दोनों की, और पुत्रीवती भव। ऐसा बोलकर शशांक काव्या की तरफ देखकर होंठ दबाकर हंसता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। पंडित जी भी खिसियानी हंसी हंस देते हैं और फिर सभी वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह काव्या का परिवार सारे रिश्तेदारों से मिलकर वापस शहर की ओर निकल जाते हैं। काव्या को वहाँ गांव में सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि साल में एक बार तो वो सभी से मिलने गांव जरूर आएगी। सभी लोग पूरे रास्ते कार में हंसी मजाक करते हुए उनका सफ़र निकल जाता है। कार शशांक चला रहा था। जब कार शहर में प्रवेश करती है तभी पीछे से एक ट्रक तीव्र गति से आता है और शशांक की कार से टकरा जाता है। शायद सुबह का समय होने से ट्रक के ड्राइवर को थोड़ी झपकी सी हो गई थी और ट्रक बेकाबू हो गया। कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार के शीशे टूट गए। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक लेकर भाग गया।
घटना स्थल पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। काव्या ने अंतिम बार उसकी मम्मी से बात की थी तो किसी ने उसके मोबाइल से उसकी मम्मी का फ़ोन लगाकर दुर्घटना की सूचना दी। काव्या के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां सभी लोगों को तुरंत दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सभी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी इतनी बुरी तरह से घायल थे कि काव्या के परिवार में किसी को नहीं बचा पाए। सबकी चिता का जब एक साथ दाह संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति चीत्कार कर उठा। वो दृश्य देखकर उस ईश्वर की आंख में भी आंसू आ गए होंगे। काव्या को भी बहुत चोट आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में अपने घर वालों को खोने का दुख लिखा था, इसलिए उसको उम्र ज़्यादा दे दी। सिर्फ काव्या ही बच पाई। वो भी 15 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही, लेकिन बच गई। वो हॉस्पिटल में पूरे समय शशांक और अपने घर वालों के बारे में पूछती रहती थी, तो उसको बता देते थे कि सभी लोग ठीक हैं। फिर वो पूछती, सभी ठीक हैं तो मुझे मिलने क्यों नहीं आते? बेटा, उन सभी को बहुत चोटें आई हैं, इसलिए डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। मैं ठीक होकर घर जाऊंगी ना, तो उन सबका मैं इतना ख्याल रखूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मम्मी, आप देखना, शशांक तो मुझे देखकर ही दौड़ने लग जाएंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। लेकिन कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता? कम से कम मैं बात तो कर लूँ सभी से, शशांक की आवाज़ ही सुन लूँ। सबके फ़ोन भी टूट गए हैं ना दुर्घटना में। जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से काव्या को समझाया जाता था। जिस दिन काव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई और उसे सच्चाई पता चली, तब उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो इतना चीखी चिल्लाई कि उसके साथ आसमान भी रो दिया। वो बार बार मरने चली जाती, बार बार घर के बाहर निकल जाती मरने के लिए। उसे नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया जाता। उसकी हालत देखकर शायद उस ऊपर वाले को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है? मुझे नहीं जीना, शशांक के पास जाना है। काव्या बार बार यही बोलती जाती। धीरे धीरे समय के साथ वो संभलती गई, लेकिन जैसे उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो गई है। उसने नौकरी भी छोड़ दी, कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना सब छोड़ दिया है। काव्या की कहानी सुनकर मोना जी की आंखों से कब आंसू बहने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला। वो काव्या की मम्मी सीमा जी से बोली, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अब ईश्वर ही सबके दुखों का निवारण करेगा। बहुत परीक्षा ले ली ऊपर वाले ने बच्ची की, लेकिन अब सब अच्छा होगा। काश आपकी बात सच हो जाए तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी संवर जाए। आप चिंता ना करें, अब अच्छा ही होगा। अब आप उसे जॉब पर वापस जाने के लिए तैयार करें। थोड़ा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी तो उसका मन बहलेगा। काम में व्यस्त रहेगी तो बुरे विचार दिल में नहीं आएंगे। हाँ, हम उसे समझाते रहते हैं, अगले महीने से जाने का कह रही है। मोना जी उनके पूरे परिवार को अगले दिन डिनर का निमंत्रण देती हैं और काव्या को साथ में लाने पर जोर देती हैं, जिसे सीमा जी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि वो काव्या को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगले दिन शाम को मोना जी के घर के लोग अपने अपने काम से घर आते हैं। आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खास बन रहा है? आज घर पर कुछ खास मेहमान डिनर पर आ रहे हैं, उनके लिए बन रहा है। इतने में घर की घंटी बजती है। नितिन दरवाज़ा खोलता है। सामने काव्या के मम्मी पापा होते हैं। वो उनको नमस्ते करके अंदर बुला लेता है, लेकिन साथ में उस अजनबी लड़की को ना पाकर थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे उस अजनबी लड़की का नाम नहीं मालूम और ना ही उसका कोई परिचय हुआ है। वो बस इतना जानता है कि वो लड़की सामने घर में रहने आई है। इतने में वो लड़की काव्या दरवाजे के साइड से धीरे से निकलकर नितिन के सामने आती है। उसका सिर नीचे झुका हुआ होता है। वो सिर उठाकर नितिन को देखती है। हमेशा की तरह उसकी आंखों में उदासी होती है, लेकिन उन उदास आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है। जो भी इंसान उन आंखों में झांक ले तो उनमें डूब कर रह जाए। नितिन भी थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है। उसे आसपास का कोई होश नहीं रहता। उसे उन गहरी काली आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे काव्या बेटा, अंदर आओ, मोना जी आवाज़ लगाती हैं। तब नितिन को होश आता है।
वो हेलो बोलकर दरवाजे से साइड होकर काव्या को अंदर आने की जगह देता है। काव्या अंदर आकर नितिन की मम्मी पापा और दादू को नमस्ते करती है और रुचि उसके साथ हाथ मिला लेती है। मोना जी सबका आपस में परिचय कराती हैं, लेकिन काव्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताती हैं, सिवाय इसके कि वो सीमा जी और अजय जी की बेटी है, क्योंकि उन्हें लगा कि काव्या के बारे में ज़्यादा बताने से काव्या को दुख होगा। वैसे भी वो उदास है। मोना जी के परिवार के लोग भी काव्या से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। वो लोग काव्या के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। नितिन और काव्या आमने सामने बैठे हैं। नितिन का ध्यान खाने में नहीं था, वो तो बस काव्या की उदास आंखों में उलझ कर रह गया था। काव्या ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और बालों की पोनी बना रखी थी। कोई श्रृंगार उसके चेहरे पर नहीं था, सिर्फ आंखों में हल्का सा काजल था, लेकिन उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था। वो सादगी में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। भैया, लगता है आज आप ऑफिस में ही खाकर आए हैं, इसलिए आपका पेट भरा हुआ है। आपका खाने में ध्यान ही नहीं है, रुचि बोली, जो काव्या के पास की कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से नितिन की हरकतों को देख रही थी। मैं वो खाना खाकर आया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं है। नितिन अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाकर बोला। वो रुचि को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और आंखों से ही धमकी देता है, तुझे तो मैं देख लूँगा। पहले तो आप जो देख रहे हैं वो देखना बंद करें, मुझे बाद में देख लेना। रुचि नितिन को छेड़ते हुए कहती है। काव्या इस बीच कभी नज़र उठाकर नहीं देखती है। वो सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है, वो भी सिर्फ हाँ या ना में। रुचि और मोना उससे बात करती रहीं। मोना जी काव्या की मनोस्थिति जानती थीं, लेकिन रुचि ने सोचा कि शायद नई जगह होने से काव्या को सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। नितिन मन ही मन सोचता है, हे बजरंगबली, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों काव्या के आगे इतना बेबस होता जा रहा हूँ? मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि क्या टपोरी इंसान है, बस घूरना आता है। अब जब भी ये सामने आएगी मैं काला चश्मा लगा लूँगा, लेकिन रात में काला चश्मा कैसा लगेगा? मैं कैसा कार्टून दिखूँगा? हे पवन पुत्र, क्या करूँ मैं? सभी हंसी खुशी डिनर ख़त्म करके आपस में विदा लेते हैं। काव्या भी सबसे मिलकर घर जाने लगती है। वो एक नज़र नितिन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर नितिन की आंखें फट जाती हैं, उसकी भी बत्तीसी बाहर आ जाती है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है। आज ऑफिस में नए सीए उम्मीदवार के चयन के लिए इंटरव्यू है। जब नितिन ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ हॉल में कई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए इंतजार करते दिखाई देते हैं। उन्हीं में उसे एक कुर्सी पर हमेशा की तरह सिर नीचे किए हुए बैठी हुई काव्या दिखाई देती है। ये लड़की भी मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि हर जगह नज़र आ रही है, यहाँ ऑफिस में भी नज़र आ रही है, और वो भी अपने एक ही अंदाज में। कैसा नज़रों का भ्रम है। और वो सिर झटक कर केबिन में चला जाता है। इंटरव्यू में पैनल में नितिन, उसका पार्टनर विजय और एक फाइनेंस मैनेजर होते हैं। एक के बाद एक उम्मीदवार आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अगला नाम पुकारा जाता है, काव्या वर्मा। ये सुनकर नितिन चौंक जाता है। काव्या तो मिश्रा है, जरूर कोई दूसरी काव्या होगी। लेकिन जो लड़की अंदर आती है उसे देख नितिन बुरी तरह से चौंक जाता है। ये तो वही काव्या है, लेकिन ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? वहीं काव्या भी नितिन को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कंपनी नितिन की है। लेकिन वो दोनों अपने आप को एकदम सामान्य बना लेते हैं। काव्या का इंटरव्यू होता है। चूँकि वो पहले भी जॉब कर चुकी है और उसे काम का काफ़ी अनुभव भी है, इसलिए उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। उसे फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि वो रिजल्ट के बारे में उनको मेल कर देंगे। काव्या एक नज़र नितिन को देखती है और उठकर बाहर आ जाती है। नितिन अभी भी सोच रहा था कि यह हकीकत है या सपना। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो जाते हैं। अंत में परिणाम में चयन काव्या का किया जाता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी अच्छा था और काम का अनुभव भी था। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा था। लेकिन नितिन रोज़ काव्या को देखने के ख्याल से घबरा जाता है, क्योंकि फाइनेंस वो देखता था और बिना मार्केटिंग, तो उसे रोज़ काव्या से मिलना ही पड़ता। इतने सारे उम्मीदवारों ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, उनमें से कोई चयनित कर लो। वो कविता और मितेश दोनों का भी रिकॉर्ड अच्छा है।
लेकिन हमारी कंपनी के लिए जैसी योग्यता चाहिए और जो कंपनी की शर्तों पर पूरी तरह उतरती है, वो काव्या वर्मा ही है, विनय कहता है। नहीं, मितेश या कविता दोनों में से एक को कर लिया जाए, वो दोनों ही योग्य हैं। क्यों, तुझे काव्या वर्मा से क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई निजी दुश्मनी है, या तुझे डेट से मना कर दिया है, या फिर तुझे घास नहीं डाली थी कॉलेज में? लेकिन वो तो हमारे कॉलेज में थी ही नहीं, विनय नितिन को अजीब नज़रों से घूरते हुए पूछता है। अरे क्या यार, तू भी घास बकरी डेट लेकर बैठ गया। तो क्या बात है, तू बता। जब काव्या कंपनी के लिए एकदम सही उम्मीदवार है, तो अब तू क्यों मना कर रहा है? कोई उचित कारण तो बता। मैं इसलिए कह रहा था। हाँ, तू अब बकरी की तरह आराम से मैं करता रहे। कंपनी के लिए काव्या वर्मा ही सही उम्मीदवार है, और मैं एचआर में बोल देता हूँ उसे मेल करने के लिए। बिना उठकर चला जाता है। नितिन भी अपने केबिन में आ जाता है। यह काव्या यहाँ आ जाएगी तो मैं काम कैसे करूँगा? कंपनी कैसे चलेगी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी मेरी है या नहीं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चल बेटा, अब ओखली में सिर डाल दिया तो उसल से क्या डरना। जो होगा देखा जाएगा। उस काव्या नाम की बला से ज़्यादा दूर रहना होगा। लेकिन वो भी तो नहीं होता। यह दिल तो उसकी आंखों में ही डुबकी लगाता है। लेकिन वो तो मिश्रा थी, वर्मा कैसे हो गई? उसकी फाइल में भी काव्या वर्मा लिखा है। क्या रहस्य इस लड़की में? बेटा नितिन, सोचना कम कर और थोड़ा काम कर ले, विनय अंदर आते हुए बोलता है। काव्या को मेल कर दिया है और 1 हफ्ते में उसे ज्वाइन करना है। नितिन कोई जवाब नहीं देता है और उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। इसे क्या हुआ, विनय सोचता है। शाम को नितिन ऑफिस से घर जाता है तो वो देखता है आज भी काव्या अपने घर के लॉन में वैसे ही उदास आंखों से शून्य में देखते हुए बैठी है। लेकिन उसका ध्यान नितिन की तरफ नहीं जाता है। वो शून्य में कुछ सोच रही है। नितिन उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कुछ तो खास है इस चेहरे में, जो दिल मेरा उसी का मुंतजिर है। कुछ खास है इन आँखों में, जो दिल मेरा उसमें डूबने को तमन्नाई है। कुछ खास है इन जुल्फ़ों में, जहाँ दिल मेरा पनाह चाहता है। लो, अब मैं शायर भी बन गया। यही एक कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। भैया, हमारे घर का दरवाज़ा उधर नहीं इधर है, रुचि हंसते हुए बोली, जो छत पर खड़ी थी और नितिन को देख रही थी। नितिन रुचि को घूरते हुए घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है। उसकी नज़र अपने केबिन में के सामने सीए के केबिन पर गई। वहाँ वो सितम कर बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। काव्या अपनी टेबल जमा रही थी। उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसमें वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी। लेकिन उदासी ने तो जैसे उसकी आंखों में घर बसा लिया है। सिंपल सी एक चोटी बना रखी थी और सलीके से दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। हमेशा की तरह उसकी सादगी में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। नितिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी सेक्रेटरी रिनी को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हो गया सुबह सुबह में तुम्हारा फ्लर्ट चालू? आप करने ही कहाँ देते हैं, रिनी धीरे से बुदबुदाई। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं सर, आप बताइए, कुछ काम था? हाँ, वो नई सीए जिसने आज ज्वाइन किया है, उसे मेरे पास भेजो और साथ में फाइनेंस मैनेजर को भी भेजो। जी सर, अभी भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या और फाइनेंस मैनेजर दोनों ही नितिन के केबिन में होते हैं। मिस काव्या, ये फाइनेंस मैनेजर मिस्टर जोशी हैं। ये आपको सब समझा देंगे और कोई ज़रूरत हो तो आप इनकी मदद ले सकती हैं। आप हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जी सर, मैं मिस्टर जोशी की मदद से सब मैनेज कर लूँगी। धन्यवाद। नितिन मिस्टर जोशी को काम समझाने को कह देता है। काव्या और मिस्टर जोशी केबिन से बाहर चले जाते हैं। बिना नितिन के केबिन में आता है। अब तो सब ठीक है ना? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं काव्या से? बिना पूछता है। तेरे जैसे दोस्त हों तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं। अब तूने रख ही लिया है इसे जॉब पर, तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। नितिन मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है। बिना हंसते हुए उसके केबिन से बाहर चला जाता है। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बीच बीच में नितिन काव्या के केबिन की तरफ देख लेता है। काव्या हमेशा की तरह सिर झुकाकर काम करते हुए नजर आती है। शाम को वो घर जाने को निकलता है तो देखता है कि काव्या भी रिक्शा के इंतजार में खड़ी है।
आइए, मैं भी घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में आ जाइए। काव्या 2 मिनट सोचती है और फिर वो नितिन की कार में बैठ जाती है। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी आज बहुत दिनों बाद चलाने के लिए निकाली तो वो चालू ही नहीं हुई। मैकेनिक को दी है ठीक करने, शायद बैटरी बदलवानी होगी। आज पापा ठीक करा कर ले आए होंगे। कोई बात नहीं, ठीक ना भी हुई तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। आखिर हमारा रास्ता तो एक ही है। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? नितिन ने कहा। हाँ जी, पूछिए, आप मेरे बॉस हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ मैं आपका बॉस नहीं, बॉस तो ऑफिस में होता हूँ। यह एक मित्र की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा वर्मा और आप मिश्रा। चूँकि नितिन ने इंटरव्यू के समय काव्या की फाइल में पूरा परिचय नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो इंटरव्यू के समय काव्या को ही देखने में व्यस्त था। काव्या को जवाब नहीं देती, चुप बैठी रहती है। तभी उनका घर आ जाता है। काव्या चुपचाप कार से उतरकर एक नाराज सी नज़र नितिन पर डालकर घर की तरफ चल देती है। मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया कि मोहतरमा नाराज़ हो गईं? थैंक्स भी नहीं कहा। शाम को नितिन के घर सब डिनर कर रहे थे। तभी नितिन बताता है कि सामने पड़ोस वाली काव्या उसके ऑफिस में जॉब करती है। आज ही से ज्वाइन किया है, लेकिन उसका वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? नितिन का दिमाग एक ही जगह अटक गया है, वर्मा और मिश्रा में। जब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता, उसके दिल को चैन नहीं। क्या मतलब? नितिन की मम्मी पूछती हैं। सामने अंकल की फैमिली तो मिश्रा है, तो फिर ये काव्या वर्मा क्यों है? तब उसकी मम्मी सबको काव्या की कहानी बताती है। उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची की खुशियों की उम्र कितनी छोटी। उसने छोटी सी जिंदगी में कितने दुख देख लिए। नितिन के पापा बोलते हैं। नितिन भी सोचता है कि इसलिए काव्या की आंखें हमेशा उदास रहती हैं। वो हमेशा कहीं गुमसी रहती है। नितिन का दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करे कि काव्या की ज़िंदगी वापस खुशियों से भर जाए। अगले दिन काव्या की स्कूटी ठीक हो जाती है, इसलिए वो स्कूटी से ऑफिस आती है। जब वो स्कूटी से निकलती है, तभी नितिन भी अपनी कार लेकर निकलता है और काव्या को स्कूटी से जाते देखता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। नितिन बीच बीच में काव्या के कैबिन की तरफ देख लेता है। हमेशा की तरह काव्या सिर झुकाए अपना काम करती नजर आती है। काव्या ऑफिस में भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती और ना ही किसी से बात करती है। अपना काम ही करती रहती है। लंच में नितिन उसे केबिन में बुलाता है। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम ऑफिस में अभी किसी को ज़्यादा जानती नहीं हो और अकेले लंच करोगी तो मेरे साथ लंच कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अकेले लंच लेने में। मुझे अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर काव्या नितिन के केबिन से निकल जाती है। लंच के बाद नितिन काव्या के केबिन की तरफ देखकर कुछ सोचता है। तभी विनय उसके केबिन के अंदर आता है। वहाँ दाल नहीं गलने वाली। क्या मतलब? जहाँ तेरी ये नज़र है, मेरी या मुझे खबर है, लेकिन वो शादीशुदा है। किसकी बात कर रहा है तू? अब अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। मैं काव्या की बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी फाइल पड़ी थी, इंटरव्यू लिया तब। तूने भी तो पढ़ा था। लेकिन नितिन विनय को नहीं बताता है कि काव्या के साथ क्या हादसा हुआ है और वो विधवा है। नितिन फाइनेंस के कुछ काम से काव्या को केबिन में बुलाता है। वहाँ काव्या से डिस्कस करके उसके सारे फाइनेंस के केस निपट जाते हैं। नितिन काव्या के दिमाग का कायल हो जाता है। वो सोचता है जितनी मासूम और खूबसूरत है उतनी ही दिमाग से भी होशियार है। ब्यूटी विद ब्रेन है। काव्या, तुम हमेशा खामोश रहती हो। मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। हम पड़ोसी भी हैं। सर, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं। ऑफिस के बाहर तो बॉस नहीं मैं। वहाँ तो तुम मुझे दोस्त मान ही सकती हो। जी, कोशिश करूँगी दोस्ती की, लेकिन मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, काव्या मुस्कुराकर कहती है। लेकिन मैं लोगों कहाँ हूँ, मैं तो अकेला इंसान हूँ। जी ठीक है। नितिन की बात पर काव्या हंस देती है और केबिन से बाहर चली जाती है। आज तो मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। आज तो
जी मैडम हंसी भी और मुस्कुराई भी। आज पहली बार उसके जी पर मुझे गुस्सा नहीं आया। नितिन काव्या को पहली बार हंसते मुस्कुराते देख खुश होकर मन में सोचता है, हे बजरंगबली मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे थोड़ा अलग रास्ते पर चल रहा हूँ। आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं भी क्या करूँ? उन गहरी आँखों को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर मुझे आपका रास्ता याद नहीं रहता बजरंगबली। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इसलिए वो दोस्ती का ख्याल करके मुझसे नाराज़ मत होना। वो अकेले अकेले मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है। रिनी केबिन के बाहर खड़ी होकर कांच से अंदर नितिन को अजीब नज़रों से देखती है और तभी नितिन की भी नज़र उस पर पड़ती है। अंदर आ जाओ। सर आपको क्या हो गया? आज पहली बार आपको अकेले मुस्कुराते और गुनगुनाते देखा है। कुछ नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सर ये कहीं सपना तो नहीं? रिनी खुद को चिकोटी काटती है। आज आपने मेरी तारीफ की है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। मेरी सेटिंग हो गई है अब। मैं आपके साथ डेट पर नहीं आने वाली। नहीं, मुझे डेट वेट पर नहीं जाना। तुम सचमुच सुंदर लग रही हो। शाम को नितिन और काव्या लगभग साथ ही घर पहुंचते हैं और दोनों थोड़ी देर घर के बाहर खड़े होकर बात करते हैं, जिसमें भी नितिन ही ज़्यादा बोलता है, काव्या सिर्फ सुनती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर की खिड़की से काव्या की मम्मी ये सब देखती हैं और वो अपनी बेटी में आए इस बदलाव से खुश हो जाती हैं। अब कभी कभी काव्या अपनी मम्मी के साथ नितिन के घर भी चली जाती है। नितिन की बहन रुचि से उसकी दोस्ती भी हो गई है। हालांकि रुचि काव्या से छोटी है, लेकिन बातें उसकी बड़ी और मज़ेदार होती हैं। काव्या में ये बदलाव देखकर नितिन की मम्मी मोना जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो काव्या को अपने दिल के करीब महसूस करती हैं। उसके दुखों को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। जिनकी खुद की बेटियां होती हैं, वो दूसरों की बेटी के दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं। मोना जी और काव्या की मम्मी की भी अच्छी दोस्ती है, इसलिए भी मोना जी काव्या के दर्द को अपना समझने लगी हैं। काव्या उनको अपनी बेटी जैसी लगने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह में नितिन माँ को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है। आजकल देख रही हूँ तुझे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है। पहले इतना जल्दी नहीं मचाता था। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मम्मी, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है। हाँ, काम के साथ साथ पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है भैया को। रुचि भी बोल पड़ी, जो कि नितिन की भावनाओं को समझने लगी थी। छोटी, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है? ज़्यादा के साथ सही बोलने लगी हूँ मैं। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। मोना जी साफ सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में नितिन अपने केबिन में कुछ स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था और उसकी नज़र काव्या के केबिन की तरफ पड़ती है। वहाँ एक जूनियर स्टाफ का लड़का काव्या से कुछ काम के लिए डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काव्या को छूने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहाने से काव्या को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उसकी उस हरकत से काव्या असहज महसूस कर रही थी। नितिन अपने केबिन से बाहर आता है और काव्या के केबिन से उस लड़के और काव्या को बाहर बुलाता है। बाहर सबके सामने नितिन उस लड़के को बोलता है, तुमको कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? नितिन सबके सामने उस लड़के को चांटा रसीद करते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें करने आते हो? लड़कियों से काम के बहाने छेड़छाड़ करते हो? मेरे ऑफिस में वो ही बंदा काम कर सकता है जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। सभी कान खोलकर सुन लो, इस ऑफिस में जो भी लड़कियों को भोग की वस्तु समझता है और ऐसी गिरी हुई सोच लड़कियों के लिए रखता है, वो अभी ऑफिस छोड़कर जा सकता है। मैं बेइज्जत करके निकालूं उससे पहले वो खुद ही इज्जत से निकल जाए। नितिन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऑफिस के सभी सदस्यों ने पहली बार नितिन को इतना गुस्से में देखा था। तुम काव्या के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगो और बोलो कि दीदी मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का काव्या के पैर छूकर दीदी बोलकर माफ़ी मांगता है। वो नितिन से कहता है, सर आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मुझे नौकरी से निकालने को मत कहिए। मेरा सब्र खत्म हो उससे पहले ही तुम बाहर निकल जाओ। वो लड़का सिर झुकाकर ऑफिस से निकल जाता है। बाकी सभी लोग स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। नितिन सबको जाने को कहता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी नितिन की तारीफ करते हैं कि ऐसा बॉस सभी जगह हो।
तो लड़कियां सभी जगह सुरक्षित हैं। ऐसा ही समझदार बॉस होना चाहिए जो अपनी साथी महिला कर्मचारी की इज्जत करे। रिनी जो हमेशा नितिन के साथ फ्लर्ट करती थी, आज उसके दिल में नितिन के लिए फ्लर्ट की जगह एक अलग ही सम्मान की भावना आ रही थी, जो एक भगवान के लिए भक्त की होती है। सच ही है, हमारे यहाँ अधिकांश ऑफिस में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको भोग और टाइम पास की वस्तु समझा जाता है। कई ऑफिस में तो खुद बॉस ही अपनी महिला कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते। उनको हाथ लगाना और डबल मीनिंग बातें करना, भद्दे चुटकुले सुनाना और खुला ऑफर देना, ये सब आम बातें हो गई हैं ऑफिस में। अगर ऑफिस में बॉस खुद ही सभी महिला कर्मचारियों की इज्जत करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, तो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी महिलाओं की इज्जत करेंगे। बॉस का ही फर्ज है कि वो महिला कर्मचारियों को ऑफिस में सुरक्षित माहौल दें। काव्या भी ये सब देखकर बुत बनकर खड़ी रह जाती है। काव्या, आप अपने केबिन में जाइए और अपना काम देखिए, नितिन काव्या को आवाज़ लगाकर कहता है। काव्या को एकदम होश आ जाता है और वो अपने केबिन में चली जाती है। आज की घटना के बाद काव्या के दिल में नितिन के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो नितिन से और उसकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। नितिन उसका बॉस है और वो नितिन के ऑफिस में काम करती है, इस बात पर उसे बड़ा फ़ख्र होता है। उसे नितिन के साथ दोस्ती पर भी बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित माहौल में काम कर सकती है। आज उसे शशांक की बहुत याद आती है। उसका मन नितिन की और शशांक की तुलना करने पर मजबूर करने लगता है। नितिन और शशांक की सोच एक जैसी है। आज नितिन की जगह शशांक होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसे नितिन ने किया। शाम को नितिन और काव्या लगभग एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। आज काव्या नितिन को रोकती है। नितिन, आज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कहूँगी तहे दिल से धन्यवाद। काव्या, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो मैं ऐसा ही करता। मेरे ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच एकदम साफ सुथरा और स्वस्थ माहौल होना चाहिए। फिर आप तो मेरी दोस्त हैं, आपके साथ कुछ गलत होते कैसे देख सकता हूँ? वो मुस्कुराकर कहता है। काव्या उसे ध्यान से देखती है। उसे नितिन की शक्ल में शशांक नजर आता है। क्या हुआ? मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि आप मुझे देखकर खो गईं? नितिन वापस अपने मूड में आ गया। पहली चीज़, आप मुझे ऑफिस के बाहर आप कहना बंद करिए। बाहर हम दोस्त हैं ना? काव्या हंसते हुए कहती है। नितिन उसके हंसते हुए गालों पर पड़ने वाले डिंपल को देखता रह जाता है। हाय, मेरा दिल इन डिंपलों में कहीं खो गया, नितिन सोचता है। क्या हुआ? काव्या उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है। यह नियम तुम पर भी लागू होता है। तुम भी मुझे ऑफिस के बाहर आप नहीं कहोगी। ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं ना? ओके, काव्या हंसते हुए कहती है और बाय करके अपने घर चली जाती है। बनाने वाले ने इसको बनाने में कहीं कमी नहीं रखी। 2-4 साल तो लग ही गए होंगे इसे बनाने में। नितिन मन ही मन बड़बड़ाता हुआ घर आ जाता है। नितिन और काव्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी है। वो आगे क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए सफ़र मोहब्बत का अगला भाग ज़रूर पढ़ें। प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट।